वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमारा क्या चल रहा था, आर्हीनियस इक्वेशन मैंने आपको बताई थी। ठीक हो गया, एक जनरल रिवाइज करते हैं, रिकैप करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आर्हीनियस इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स? मेरी आर्हीनियस इक्वेशन थी मेरी k इक्वल्स टू a इंटू ई रेस टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इज इट क्लियर और नॉट? ये थी हमारी। ओके स्टूडेंट्स, और इसको जब जनरलाइज किया गया था तो ln k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू क्या था? ln a ई ए इंटू डेल्टा टी कह सकते हो, या आप कह सकते हो डेल्टा ई ए अपॉन आर। T1 T2 हो गया, ठीक हो गया, और T2 माइनस T1। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? ओके, और दूसरी जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख सकते हो बेटा? log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू क्या था? ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूं इसको मैं R T1 T2। ओके, जब हमने इस पे ग्राफ प्लॉट किया था किसके वर्सेस? ln k वर्सेस 1 अपॉन टी के वर्सेस, तो हमें स्ट्रेट लाइन आया था विद नेगेटिव स्लोप। स्लोप क्या था बेटा? स्लोप क्या था हमारा? माइनस क्या आया था बेटा? स्लोप बताओ जरा जल्दी से। स्लोप आया था हमारा ई अपॉन आर आया था। ठीक हो गया बेटा? ओके, ई अपॉन आर आया था, माइनस ई अपॉन आर आया था। ओके, और हमारा इंटरसेप्ट क्या था? ln a। तो अब देखो इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया? तो देखो दो न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो पहला न्यूमेरिकल है मेरा द रेट कांस्टेंट्स ऑफ ए रिएक्शन। एक रिएक्शन है, उसके रेट कांस्टेंट्स दिए हैं 500 केल्विन टेम्परेचर पे और 700 केल्विन पे। ठीक हो गया? ओके, कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ ई एंड ए, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और किसकी? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की। तो देखो T1 क्या है? 600 केल्विन। ओके, T2 क्या है? 700 केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। और देखो K1 क्या है हमारा? K1 है हमारा 0.0 कितना? 0.02 सेकेंड इनवर्स है। K2 क्या है स्टूडेंट्स? 0.07 सेकेंड इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्टिवेशन एनर्जी एंड ए, आर्हीनियस पैरामीटर। ओके, तो आप देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे होगा भाई। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो लगाओ जी, या तो लॉग वाला लगा दो, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर। ठीक हो गया? डेल्टा टी अपॉन T1 T2। ओके बेटा, इतनी बात क्लियर है? तो देखो log K2 की वैल्यू रखो 0.07 अपॉन K1 की 0.02। एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है अपॉन 2.303। आर की वैल्यू रखो 8.314। ठीक है, डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 600 की 700 में, 7 6 42 इंटू 10⁻⁴। तो इसको सॉल्व करोगे बेटा, इससे ये कटेगा तो 7/2 मतलब 3.5 हो जाएगा। ठीक हो गया? log 3.5 की वैल्यू निकाल लोगे, एक्टिवेशन एनर्जी यहां से आ जाएगी। क्लियर है? यहां से कैसे आ जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी? फाइंड आउट कर लोगे। फिर फॉर्मूला लगाना है कौन सा? ये वाला, पहली वाली इक्वेशन, a इक्वल्स टू a इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर। ए निकल जाएगा यहां से बेटा। ओके, क्योंकि रेट कांस्टेंट किसी भी टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर ले लेना 600 केल्विन पर, उसके लिए रेट कांस्टेंट रखना 0.02। ओके, यहां से ए बी निकाल लोगे। क्लियर है बेटा बात? इसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल करा दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो मैं इसको रब करूंगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। ओके जी, तो देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा? हमारा होगा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। क्या होगा बेटा? बताया था मैंने आपको बात कि इससे पहले हमने क्या करा? टेम्परेचर का इफेक्ट करा जिसमें आर्हीनियस इक्वेशन आई। अब होगा हमारा इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। ओके, ध्यान से देखना है, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। तो देखो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन में कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट होगा। तो पहले ये बात करते हैं कि कैटालिस्ट होता क्या है। तो कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, पहले डेफिनेशन समझो। कैटालिस्ट इज ए सब्सटेंस विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन इटसेल्फ विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। इसका मतलब कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर मतलब चेंज कर सकता है, बट चेंज करता है बट अपने आप में कोई चेंज नहीं आता। अपने आप में केमिकल चेंज में कुछ नहीं, कोई केमिकल चेंज नहीं आता। जैसे एग्जांपल में अगर बताता हूं आपको, अगर मैं पोटेशियम क्लोरेट का डीकंपोजिशन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड एज ए कैटालिस्ट,
तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, मतलब KCl प्लस O2 बनेगा। क्या बनेगा? KCl प्लस O2। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल मैंने करा KClO3 पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोज करा मैंने मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 की प्रेजेंस में, तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ओके बेटा, तो कैटलिस्ट समझ गए क्या इफेक्ट करता है। तो अब देखो कैटलिस्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या करता है, जो केमिकल रिएक्शन में ना क्या करता है बेटा, कुछ केमिकल, तो हम कैटलिस्ट को ऐसे समझा सकते हैं कि जो भी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी होती है ना, जो हमने एक्टिवेशन एनर्जी में भी पढ़ी, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी में, ये क्या करता होगा, ये क्या करता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ क्या बनाता है, इंटरमीडिएट बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्या बनाता है, इंटरमीडिएट बनाता है। अब जो इंटरमीडिएट होता है उसकी जो ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस होती है, उस इंटरमीडिएट की जो इसके साथ ये टेम्पोरेरी बॉन्ड बनाता है, उसकी क्या होती है, एक बहुत वेरी शॉर्ट टाइम के लिए बनता है, फिर जब बाद में वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और क्या बन जाता है, कैटलिस्ट अलग हो जाता है। यानी कहने का मतलब है हम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी से इस कैटलिस्ट के इफेक्ट को समझा सकते हैं कि टेम्पोरेरी बॉन्ड बनेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, उसकी जो एग्जिस्टेंस होगी वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होगी, फिर जब बाद में कॉलिजन होगा, फिर जब बाद में प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और कैटलिस्ट बाहर निकल जाएगा। ओके बेटा, तो अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम से हम और अच्छे से समझेंगे। ठीक हो गया बेटा। अब देखो कैसे कैसे समझना है हमें। देखो मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूं कि देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है मेरा। क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। ये क्या है, मेरी पोटेंशियल एनर्जी कर्व है। ओके, ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। क्या है ये, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ओके बेटा, अब देखो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है यहाँ पर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं भाई, मेरा ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल से ये ऐसे आया। ठीक हो गया बेटा। अब ये वाली लाइन जो है ये विदाउट कैटालिस्ट है। ठीक है, और ये जो मेरी जो डॉटेड लाइन है ये क्या होगी, विद कैटालिस्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ये देखो ध्यान से समझो क्या हुआ, इसने क्या करा, एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम कर दिया। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं ध्यान से आपको बताता हूं तो ये क्या हुआ। अब देखो ये जो हमारी ये वाली लाइन है, मतलब डार्क लाइन रिप्रेजेंट कर रही है विदाउट कैटालिस्ट, विदाउट कैटालिस्ट। ओके बेटा, विदाउट कैटालिस्ट। और ये जो डॉटेड लाइन है मेरी, डॉटेड लाइन है, ये है विद कैटालिस्ट, विद कैटालिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो हुआ क्या, बेसिकली मेरा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ा। तो क्या हुई होगी भाई, ये एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है, तो ये अगर आप देख रहे हो तो एक्टिवेशन एनर्जी किस में ज्यादा लगी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी किस में ज्यादा लगी भाई, जो विदाउट कैटलिस्ट था। ये यहाँ पर अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर एक्टिवेशन कम लगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम लगी ना इस वाले इसको पहुंचने में। बात समझ में आ रही है या नहीं, देखो ध्यान से देखो बेटा, विदाउट कैटालिस्ट में मुझे इतनी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट हुई। अब जब मैंने कैटालिस्ट डाल दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी घट गई। अब एक्टिवेशन एनर्जी का घटना तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि आर्हीनियस पैरामीटर से भी हम समझ सकते हैं। आर्हीनियस इक्वेशन क्या थी भाई, K इक्वल्स टू A इंटू ई रेस टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। बात क्लियर है। उसमें आर्हीनियस इक्वेशन में हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था। टेम्परेचर बढ़ता है तो ये पूरा फैक्टर कम होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो EA अगर कम होगा, ध्यान से समझो, EA अगर कम होगा तो ये माइनस EA अपॉन RT का फैक्टर क्या होगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होगा तो माइनस ई रेस टू द पावर माइनस EA अपॉन RT का रेशियो का फैक्टर अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये बढ़ेगा, यानी ई रेस टू द पावर माइनस EA अपॉन RT इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा जी, रेट कांस्टेंट भी तो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इससे ये बात पता लगती है कि जितना एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी। पूरी वैल्यू बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट। तो है कैटलिस्ट ने क्या प्रोवाइड करा, एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करा जिससे एक्टिवेशन एनर्जी उस केमिकल रिएक्शन की डिक्रीज हो गई।
एक्टिवेशन एनर्जी केमिकल रिएक्शन की डिक्रीज हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? ठीक हो गया। अब देखो, अब अगर मैं बात करता हूं कैटलिस्ट की, तो अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन को इनहेंस करवाना है तो बहुत सारा कैटलिस्ट जरूरी नहीं है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज ए लार्ज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक छोटा सा अमाउंट कैटलिस्ट का ले लो, वो लार्ज एक्सटेंट तक क्या कर सकता है? कैटलाइज कर सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। ओके बेटा, अब देखो, अब ये जो कैटलिस्ट है ना, ये कैटलिस्ट ध्यान रखना बेटा, केवल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ही वैलिड होगा, जो अपने आप होती है उसी रिएक्शन पर ही पर कैटलिस्ट की वैलिडिटी होगी। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट वर्क नहीं करेगा। ओके बेटा, तो कैटलिस्ट ने क्या करा? एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर दिया। ओके बेटा, तो ये केवल एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करेगा, ना कि डेल्टा जी। जी क्या हो गया? डेल्टा जी क्या हो गया? गिब्स फ्री एनर्जी को भी ये अल्टर नहीं कर पाता। ओके बेटा, अब देखो एक्सपेरिमेंटली ये भी पाया गया, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मान लो कोई एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, A टेंड्स टू B, ओके, और B टेंड्स टू C। तो यानी A से B बना है, तो अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन में क्या होगा भाई? क्या इंट्रोड्यूस होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा। तो जो हमारा कैटलिस्ट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी अल्टर नहीं करता, को भी चेंज नहीं लाता। ठीक हो गया। बट ये क्या करता है? जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा ना, उस वाले एक्सटेंट को वो जल्दी कर लेगा। मतलब इक्विलिब्रियम अटेन्स फास्टर अटेन करने में हेल्प जरूर करता है। ये हेल्प कैसे करता है? इसका मतलब जो के इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब के फॉरवर्ड होगा कोई और के बैकवर्ड होगा। ओके, तो ये क्या करेगा? दोनों में, यानी के फॉरवर्ड में भी चेंज लाएगा और के बैकवर्ड में भी चेंज लाने से क्या होगा भाई? ओवरऑल तो कांस्टेंट रहा, बट जो इक्विलिब्रियम आना था ना, पहले अगर 10 सेकंड में आ रहा था तो कैटलिस्ट डालने से वो 5 सेकंड में आ जाएगा, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? कैटलिस्ट का इफेक्ट मैंने आपको बताया, आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ आया होगा। ओके, अब देखो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ जाते हैं, जो कि आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है। ठीक हो गया, इसके बाद काइनेटिक्स खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं बेटा? कॉलिजन थियरी। ओके, कॉलिजन थियरी ऑफ गैसेस। ठीक हो गया बेटा? ओके, तो देखो, अगर मैं बात करता हूं, आर्हीनियस थ्योरी भी बहुत लार्ज एक्सटेंट तक वैलिड रही, बट फिर भी उसमें कुछ कमियां आई एक्चुअली में, जो हम फिर उस कमी को ओवरकम करने के लिए क्या लाई गई बेटा? एक कौन सी थ्योरी इंट्रोड्यूस करी गई बेटा? कॉलिजन थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई। तो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा? कॉलिजन थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक हो गया, तो बेसिकली कॉलिजन थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई, कॉलिजन थ्योरी ऑफ गैसेस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक हो गया, कॉलिजन थ्योरी मानी गई। तो देखो, कॉलिजन थ्योरी की अगर मैं बात करता हूं तो ये कैसे डिफाइन करेंगे कॉलिजन थ्योरी की? अगर मैं डिस्कवरी बताता हूं तो ये किसकी देन है बेटा? किसने डिस्कवरी करी? मैक्स ट्रॉन्स। ओके बेटा, मैक्स ट्रॉन्स एंड लुइस ने इसकी डिस्कवरी करी थी। ठीक हो गया, तो लुइस ने इसकी डिस्कवरी करी थी 1919 के अप्रोक्स। दोनों ने साथ मिलकर काम किया था किसके ऊपर? कॉलिजन थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर। तो इसमें बेसिकली क्या मानना, देखो, जितनी भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने पढ़ा, ठीक हो गया, बेसिकली ये सारे मैक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ व्यू थे, मैक्रोस्कोपिक व्यू में दिया। बट ये पहली थ्योरी थी कॉलिजन थ्योरी जिसने माइक्रोस्कोपिक व्यू दिया था। कि इन्होंने क्या किया था बेसिकली इन्होंने क्या किया, जो भी मॉलिक्यूल्स को ना एक हार्ड स्फीयर काउंट किया। क्या माना? हार्ड स्फीयर माना मॉलिक्यूल्स को। और किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तभी जाके वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके बेटा, ये मानना कि मॉलिक्यूल्स एज ए हार्ड स्फीयर काउंट किया, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, और जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तभी जाके रेट ऑफ रिएक्शन इनहेंस होता है। या रेट ऑफ रिएक्शन उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलिजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन्होंने क्या क्या माना? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है पहला कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ओके बेटा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंड करता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ओके, और किसके ऊपर डिपेंड करता है? एनर्जी फैक्टर के ऊपर। ओके, एनर्जी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो देखो कैसे, अब बात ये आती है भाई कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ की
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम कितना कोलाइड कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम आर कोलाइडिंग टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ओके, और एनर्जी फैक्टर आपको पता ही है, आर्हीनियस का फैक्टर यानी ई रेज टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ओके बेटा, ये आर्हीनियस का पैरामीटर था, यानी ये क्या हो गया? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव काइनेटिक एनर्जी ला ग्रेटर और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ओके बेटा, तो अब देखो, अगर मैं एक सिंपल बाइमोलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन कंसीडर करता हूं, तो क्या क्या कंसीडर कर रहा हूं? कंसीडर ए सिंपल बाइमोलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन, बाइमोलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन कंसीडर कर रहा हूं मैं। तो देखो मैंने क्या करा, A प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट देते हैं, सही है जी। तो देखो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक सिंपल बाइमोलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं है, इंटरमीडिएट नहीं बन रहे हैं। तो अब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा ZAB और e रेज टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ओके बेटा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। यहाँ पर ZAB क्या है बेटा? ZAB क्या है? Z और A यानी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स A एंड रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स B। ओके बेटा, अब देखो ये आपको पता ही है, वेयर ZAB क्या है? ZAB क्या है बेटा? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है। ओके बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? अब जो ई रेज टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी है, ये क्या है? ये क्या है बेटा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव, ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ओके, विच हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू, बात क्लियर है? और इक्वल टू किसके बेटा? और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ओके जी, एक्टिवेशन एनर्जी, बात क्लियर है? और अगर मैं इसको कंपेयर कर देता हूं बेटा आर्हीनियस इक्वेशन से, तो आर्हीनियस इक्वेशन क्या थी? ये क्या थी बेटा? आर्हीनियस इक्वेशन हमारी क्या थी? तो आर्हीनियस इक्वेशन के लिए क्या था? यहाँ पर रेट ऑफ, बेसिकली क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट, भाई रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। इतनी बात तो क्लियर है? तो K इक्वल्स टू क्या था? A इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ओके जी, इज इट क्लियर और नॉट? तो इसको तो क्या करता हूं, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा बेटा? जो हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर था वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ZAB, मतलब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो इक्वेशन है ना बेटा, K इक्वल्स टू ZAB e रेज टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये काफी हद तक वैलिड थी सिंपल रिएक्शंस के लिए। इससे हमारा रेट कांस्टेंट, रेट हमारा आसानी से निकल जा रहा था सिंपल रिएक्शन के लिए। बट अगर जब बाद में हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में ना ये वाली इक्वेशन वायलेट हो रही थी। बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है ना, उसमें क्या होता है, इसमें क्या काउंट करें भाई कि इससे ये पता लगा कि भाई जितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए उतने ही प्रोडक्ट फॉर्म बने। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे वो ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन में टेक पार्ट करेंगे। बट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होगा बेटा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये मानना कि सारे के सारे जितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं ना, वो सारे के सारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल इफेक्टिव कॉलिजन होना बहुत जरूरी है। तो क्या टर्म इंट्रोड्यूस हुआ फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए? क्या टर्म इंट्रोड्यूस हुआ बेटा? दो टर्म इंट्रोड्यूस हुए। एक तो होना चाहिए इफेक्टिव कॉलिजन, ठीक हो गया, इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए, बात क्लियर है? क्या होना चाहिए? इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का, बात क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में दो फैक्टर इंट्रोड्यूस हुए। पहला इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए, तभी जो इफेक्टिव कॉलिजन होगा तभी जाके वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में फॉर्म होंगे। और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन जब तक नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में जो कोलाइड कर रहे हैं अगर वो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में है तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा।
ये इंट्रोड्यूस हुआ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। ठीक हो गया बेटा। देखो एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। ठीक हो गया कि प्रॉपर ओरिएंटेशन कैसे, वो कह रहा था कि प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या चीज है। तो देखो मैं क्या मिथेनॉल बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं भाई, CH3Br से मैं मिथेनॉल बनाना चाहता हूं, OH माइनस। क्या बनाना चाहता हूं मैं, CH3OH बनाना चाहता हूं प्लस Br। तो देखो दो तरीके हैं मेरे। क्या हो गया भाई, ये मैंने लिखा CH3Br। ठीक हो गया बेटा, HH। क्लियर है बात। अब देखो दो तरीके हैं मेरे OH अटैक करने के। देखो ये क्या होगा, देखो ब्रोमीन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की ज्यादा होती है 2.8, इसकी 2.5। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी 2.5, इसकी डेल्टा की वैल्यू क्या होगी बेटा 2.8। तो इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझो बेटा, इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और OH माइनस आपस में अटैक करना चाहता है। क्या करना चाहता है, OH माइनस अटैक करना चाहता है। आप देखो ध्यान से समझो, तो OH का अटैक दो तरीके से हो सकता है भाई, एक यहां से हो सकता है और एक बैक साइड से हो सकता है। ठीक हो गया। अब देखो अगर ये मान लो ये सामने से अटैक करे तो क्या कंडीशन हो सकती है, ध्यान से समझो। कंडीशन ये हो सकती है बेटा, CH3 ये H, ये H, ये H। क्लियर है बात। देखो ये नेगेटिव और ये OH, तो इसका मतलब देखो ध्यान से समझो भाई, ये इधर से आना चाहता है, देखो ये इधर से आना चाहता है, बट क्या होगा भाई, ये इसको आने नहीं देगा क्योंकि सेम चार्जेस है, ये आपस में रेपल कर जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा, ये रेपल कर जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये क्या हुआ, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ। तो नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। क्लियर है बात, नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक हो गया। बिकॉज, क्यों नहीं प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओके जी, बात क्लियर है। क्योंकि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ इस वजह से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ। ठीक हो गया बेटा। अब अगर मैं बात करता हूं इसके बैक साइड से अटैक होने की, तो अब अगर बैक साइड से अटैक होगा तो क्या होगा बेटा, ये CH, ये H, ये H, ये H। ठीक हो गया। Br माइनस है। ठीक हो गया। ये OH माइनस यहाँ पर अटैक कर रहा है। अब देखो ये इधर जाएगा मॉलिक्यूल्स, ये इधर बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3OH बन जाएगा प्लस Br माइनस। तो ये कौन सा ओरिएंटेशन है बेटा, ये हो गया प्रॉपर ओरिएंटेशन। कौन सा हो गया, प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो देखो मैंने आपको बताया मिथेनॉल का फॉर्मेशन बताया बाई OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करा। तो अगर इधर से अटैक करा तो नो प्रोडक्ट इज फॉर्म, क्योंकि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ मॉलिक्यूल्स का, इसलिए कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ। अब अगर वो बैक साइड से अटैक होगा तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में फॉर्म्ड होगा। इज इट क्लियर, मतलब प्रोडक्ट आपस में फॉर्म होगा। तो इससे ये बात पता लगी कि भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए दो चीज जरूरी है, इफेक्टिव कॉलिजन का होना जरूरी है और प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना जरूरी है। इस वजह से इस वाली इक्वेशन में एक टर्म और इंट्रोड्यूस हुआ जिसको क्या कहते हैं, स्टीयरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ। तब जाके ये जो पूरी इक्वेशन है, पूरी कॉलिजन थ्योरी काफी हद तक सही हो पाई। ठीक हो गया बेटा। तो इसमें क्या इंट्रोड्यूस करा इन्होंने एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टीयरिक फैक्टर इंट्रोड्यूस करा, जिससे कि रिएक्शन पूरी काफी हद तक वैलिड हो पाई। तो K इक्वल्स टू क्या था बेटा, रो। ठीक हो गया, रो ZAB e रेस टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT। ओके, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी काफी हद तक वैलिड था। तो रो क्या है, वेयर रो इज क्या है बेटा, रो इज स्टीयरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ठीक हो गया। अब जो इसकी वैल्यू होती है बेटा, वैल्यू होती है 1 से 10 रेस टू दी पावर 9 तक जाती है इसकी वैल्यू। इज इट क्लियर और नॉट। कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है बेसिकली, ये इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ ताकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैच हो सके। ओके बेटा। K इक्वल्स टू क्या हो गया कॉलिजन थ्योरी के लिए, रो ZAB e रेस टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT। रो क्या है, स्टीयरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ZAB कॉलिजन फ्रीक्वेंसी और e रेस टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT क्या है, एनर्जी फैक्टर। ठीक हो गया बेटा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है और थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया केमिकल काइनेटिक्स में। नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर ये लेसन अलविदा हो जाएगा। ठीक हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो जितना हो सके, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।